हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटी के सीरीज़ यहाँ पे चला रहे हैं। तो पॉलिटी के अंतर्गत यहाँ पर हम कुछ हमने पिछली क्लासें पढ़ी है। तो यहाँ पर हम आज जो पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल जो राइट्स हम पिछली क्लास में जो हम शुरुआत की थी हमने मौलिक अधिकारों के बारे में, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका प्रावधान भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 के मध्य यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जैसे अनुच्छेद 12 से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में यहाँ पर क्या उल्लेखित है, तो यहाँ पर है राज्य शब्द को परिभाषित, राज्य शब्द को डिफाइन अनुच्छेद 12 के तहत यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों में आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया होगा कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य जनता के लिए ऐसे काम नहीं करेगा या ये काम करेगा। तो वहाँ पर कहीं भी सरकार के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, विशेष के बारे में वहाँ पर नहीं लिखा गया है। वहाँ पर स्पेशली सीधे सीधे वहाँ पर राज्य शब्द वहाँ पर लिखा गया है। तो आखिर राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएंगे वही सब डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 12 के तहत कि आखिर राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से लोग वहाँ पर सम्मिलित होंगे, समाहित राज्य शब्द के अंतर्गत होंगे वहाँ पर। तो वही अनुच्छेद 12 में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा क्या होता है, राज्य शब्द को जो भाग 3 के लिए परिभाषित किया गया है यही क्या होगा भाग 4 के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो जो भाग 3 के लिए राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है यही परिभाषा आगे चलकर जो डीपीएसपी जो प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भाग 4 में संविधान में किया गया है। तो वहां पर भी राज्य शब्द, जो राज्य शब्द का वहां पर उल्लेख है, तो वहां पर भी यही लिखा गया है। जैसे डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 हम पढ़ते हैं, वहां पे अनुच्छेद 36, तो वहां पर लिखा गया है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित किया गया है। तो वही यहाँ पर डीपीएसपी में भी राज्य शब्द वहाँ पर उसका उल्लेख वहाँ पे होगा। तो यानी कि कुल मिला के जो राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है वो अनुच्छेद 12 में ही किया गया है और यही अनुच्छेद 36 के लिए भी काम करेगा। तो ये यहाँ पर इसका कहने का मतलब यहाँ पे है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर होंगे, तो निम्नलिखित शामिल हैं। तो कौन कौन से होंगे, तो पहला इसमें भारत की सरकार एवं संसद, यानी कि जो जो नियम कानून विधियाँ अधिसूचना वगैरह इसको बनाने में सम्मिलित होते हैं तो वो सारे के सारे लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। राज्य शब्द में डिफाइन उनको रखा गया है। तो पहला इसमें भारत की सरकार एवं संसद, वो राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनका विधानमंडल, जो नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं होती हैं, तो वो भी इस राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित होंगी। इसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकारी और एवं अन्य प्राधिकारी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, राज्य शब्द के अंतर्गत इनको समाहित किया गया है। आगे कहीं भी यानी कि ऐसे नहीं लिखा गया कि भारत की सरकार एवं संसद, वहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है कि राज्य ऐसे नहीं करेगी, या राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल नहीं लिखा गया, वहाँ पर सीधे सीधे राज्य शब्द लिखा गया है। तो राज्य शब्द के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित हो जाती है। अब यहाँ पर प्राधिकारी लिखा गया है, तो प्राधिकारी से तात्पर्य क्या होगा, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति या निकाय से है जो क्या होगा, विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना, जो ये शक्ति जिसको भी प्राप्त होगी तो वो इस प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत समाहित हो जाएगा। तो जो भी विधि नियम बनाने में कहीं ना कहीं उसको बनाने में, उसको लागू करवाने में जो भी सम्मिलित होते हैं, उपविधि, आदेश, अधिसूचना, इनको बनाने व उसको लागू करने में सम्मिलित होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगे। तो यही अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है राज्य शब्द। इसके बाद आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से संबंधित यहाँ पर असंगत विधियां यहाँ पर उल्लेख है अनुच्छेद 13 में। अब यहाँ पर क्या है, जो अनुच्छेद 13 है
ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार वास्तविक रूप से जो अनुच्छेद 14 से शुरू हो जाते हैं हमारे, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 13 है इसके तहत क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है, मौलिक अधिकारों का एक सजग प्रहरी के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। ऐसा कोई भी नियम कानून संसद के द्वारा, ऐसा विधानमंडल के द्वारा अगर बनता है जो हमारे मौलिक अधिकारों में कमी करने वाला हो, तो ऐसे सभी मौलिक अधिकारों, ऐसे सभी नियम कानूनों को जो कमी करने वाले होते हैं, तो ऐसे कानूनों को संसद क्या कर सकती है, शून्य या समाप्त घोषित कर सकती है। तो ये इसी कारण से अनुच्छेद 13 को कहा गया है कि ये क्या है, मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। तो यहाँ पर है कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है ये अनुच्छेद 13। इसके द्वारा क्या होता है, न्यायालय को मौलिक अधिकारों का एक सजग प्रहरी बनाया गया है। यानी कि ऐसा कोई भी नियम कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों में कमी करने वाला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त या शून्य घोषित करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये शक्ति होती है, जो किसी ऐसे नियम कानून को समाप्त करने वाली शक्ति होती है जो संविधान के विपरीत होगी, तो उसको कहा जाता है क्या, उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिकल रिव्यू उसे कहा जाता है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ये यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, तो समझ आया होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो ऐसा कोई भी कानून जो संसद निर्मित करती है जो संविधान के विपरीत होता है, तो ऐसे सभी नियम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त या शून्य घोषित कर सकती है, तो उसे ही कहा जाता है जुडिकल रिव्यू। ठीक है, बाकी ये शक्ति जैसे मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ऐसे ही हम अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास यह अधिकार होता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत अगर कोई होता है तो उसके लिए सुप्रीम हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जाया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अनुच्छेद 13 है इसके भी अलग अलग पार्ट हैं यहाँ पे। जैसे अनुच्छेद 13 का फर्स्ट वाला है तो इसमें है संविधान पूर्व विधियाँ, यानी कि संविधान निर्मित होने से पहले जो विधियाँ रही होंगी तो उसके बारे में उल्लेख 13 का फर्स्ट में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व ऐसी सभी विधियाँ जो भाग 3 से या मौलिक अधिकारों से संबंधित उससे असंगत होती हैं, उससे विपरीत होती है, तो ऐसे सभी विधियों को क्या कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसी सभी विधियां क्या हो जाएंगी, शून्य या समाप्त होंगी, वो लागू नहीं रहेंगी। तो ये अनुच्छेद 13 के फर्स्ट के तहत संविधान पूर्व विधियों के बारे में ये प्रावधान करता है। ठीक है, तो संविधान पूर्व विधियां, संविधान के लागू होने से पूर्व ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 से असंगत हैं, विपरीत हैं, वो क्या हो जाएंगी, शून्य या समाप्त हो जाएंगी। तो ये 13 का फर्स्ट कहता है। आगे है इसमें अनुच्छेद 13 का सेकंड है इसमें, तो इसमें है संविधानेतर विधि। संविधानेतर विधि का मतलब क्या हो जाएगा, संविधान लागू होने के बाद की जो विधियां हैं, तो संविधान लागू होने के पश्चात जो विधियां होंगी अगर वो हम मौलिक अधिकारों से असंगत होती है तो ऐसी विधियां भी क्या हो जाएंगी, समाप्त या शून्य हो जाएंगी, तो वो नहीं बना सकते हैं ऐसे। अनुच्छेद 13 का 3 है, इसमें है विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो अनुच्छेद 13 के 3 में विधि या कानून शब्द का यहाँ पे अर्थ स्पष्ट किया गया है कि विधि के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे। तो कोई भी अध्यादेश होता है, कोई भी आदेश होता है, उपविधि होती है, अधिसूचना होती है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विधि शब्द के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये है अनुच्छेद 13 में, जिसके तहत मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। अब यहाँ पर जो हम मौलिक अधिकार मुख्य रूप से यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 14 से हम यहाँ शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो ये समानता का जो अधिकार है, ये अगर हम देखें तो कुल इसमें कितने आर्टिकल हो जाएंगे, तो 14 से 18 के मध्य कुल, यानी कि इसमें 5 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं, अनुच्छेद 14 में यहाँ पे लिखा गया है, इसमें लिखा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में 2 चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक लिखी गई है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता,
और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण या जिसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें अलग अलग अगर हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, एक हम देखते हैं विधियों के समक्ष समता या इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करते हैं, तो भारत ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है विधियों के समक्ष समता, तो ये कहता है कि सभी व्यक्तियों पर क्या होगा, एक जैसा कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च से उच्च पद पर बैठा हो व्यक्ति हो या निम्न कोई भी साधारण व्यक्ति होगा, तो सभी पर क्या होगा, एक जैसा कानून लागू होगा। अगर किसी ने किसी चीज़ के लिए जो प्रावधान होगा, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, तो सभी पर एक जैसा कानून लागू होता है। तो इसी को कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधियों के समक्ष समता, सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा। अब भारत ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो भारत ने विधियों के समक्ष समता को लिया है कहाँ से, भारत ने ब्रिटेन से ये लिया है। और ब्रिटेन में भी कहाँ से, तो ब्रिटेन के एक विधि शास्त्री हुए हैं, ये ब्रिटेन के विधि शास्त्री हैं, एक कानून के जानकार विधि शास्त्री, जिनका नाम होता है क्या, डाइसी। तो डाइसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है क्या, रूल ऑफ लॉ, या इसी को कहते हैं क्या, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन। तो इस रूल ऑफ लॉ में इन्होंने क्या किया, विधियों के समक्ष क्षमता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया, जिसके द्वारा ब्रिटेन में ये अवधारणा ली गई विधियों के समक्ष क्षमता वाली, और भारत ने यही कॉन्सेप्ट यानी कि ब्रिटेन से अपनाया है विधियों के समक्ष क्षमता वाला। और ये अवधारणा किस प्रकार की पूछी जाती है कि किस प्रकार की अवधारणा है, तो ये एक नकारात्मक या नेगेटिव अवधारणा इसको माना जाता है, क्योंकि ये सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू करने की बात करता है, तो इसलिए इसको नेगेटिव अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा इसको कहा जाता है। दूसरा इसमें है विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो भारत ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो भारत ने ये अमेरिका से, यूएसए से विधियों के समान संरक्षण लिया है, और इस अवधारणा को माना जाता है कि ये किस प्रकार की अवधारणा है, तो ये सकारात्मक अवधारणा है। तो क्यों इसे सकारात्मक कहा गया होगा, क्योंकि ये क्या कहता है कि भिन्न भिन्न परिस्थिति वाले जो व्यक्ति है उन पर क्या होगा, उनको कहीं ना कहीं क्या मिलना चाहिए, वहाँ पे प्रोटेक्शन, उनको संरक्षण वहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं, तो अगर कोई व्यक्ति है, यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की फिजिकल अगर हम देखें, एक फिजिकली फिट व्यक्ति है और एक फिजिकली अनफिट व्यक्ति है, डिसेबल है कोई, उन दोनों को अगर कहा जाए कि किसी गेम्स में भाग लेना है, और उस गेम में अगर वो भाग लेते हैं, तो दोनों को एक जैसी कंडीशन वहाँ पर नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो फिजिकली फिट व्यक्ति होगा तो उसमें भिन्न प्रकार की परिस्थिति उसकी होती है, और जो फिजिकली अनफिट व्यक्ति है तो उसके परिस्थितियाँ, कंडीशन उसकी भिन्न होंगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भिन्न परिस्थिति वाला व्यक्ति है, जो डिसेबल व्यक्ति है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, संरक्षण उसको मिलना चाहिए। तो इसी को हम कह सकते हैं, यानी कि ये क्या है, विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। तो इसलिए इस अवधारणा को क्या माना जाता है, ये पॉजिटिव अवधारणा या सकारात्मक अवधारणा है। तो भारत ने ये कहाँ से ली है, ये तो ये अमेरिका से ली है। तो ये अनुच्छेद 14 में ये दो चीज़ें यहाँ पर उल्लेख हैं, तो ये समझ आया होगा। अगला इसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 वाला पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में यहाँ पर लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो टोटल ये कितने आधार हैं, तो 5 आधारों पे, इन 5 आधारों पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, मूल वंश हो गया, जन्म स्थान, तो ये 5 आधार हैं, इनके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। फिर इसके भी अलग अलग खंड है आर्टिकल 15 के। आर्टिकल 15 का अगर हम फर्स्ट की बात यहाँ पे देखें, अनुच्छेद 15 का जो फर्स्ट है, तो यहाँ पर कहता है कि क्या, कि राज्य को ये आदेश दिया गया है, कि राज्य को क्या आदेश है, कि राज्य क्या नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये राज्य शब्द हमने कहाँ पे पढ़ा है, कि राज्य शब्द का मतलब क्या होगा, तो ये अनुच्छेद 12 के तहत हमने देखा कि राज्य शब्द को जो डिफाइन किया गया है, कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये राज्य को आदेश है कि इनके आधार पे, ये 5 आधारों पे किसी के साथ कोई भेदभाव का प्रतिषेध यानी कि नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर लिखा गया।
इसी का खंड 2 देखें अगर हम अनुच्छेद 15 का खंड 2, तो इसमें कहा गया है, इसमें राज्य व व्यक्ति दोनों के लिए ये यहाँ पर उनके लिए प्रावधान है, राज्य के लिए भी है और दूसरा व्यक्ति के लिए भी। दूसरी बात मैं ये बता दूं, अनुच्छेद जो 15 है ये केवल और केवल किसके लिए लागू रहता है, तो ये भारत के नागरिकों के लिए ही ये लागू रहता है। यानी कि हमने इससे पहले पिछली क्लास में देखा था, अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, उसके अलावा 19 हो गया, उसके अलावा 29 हो गया और 30 हो गया। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 15 वाला भी क्या होगा, केवल और केवल भारत के नागरिकों को ये प्राप्त होगा। तो इसके 15 में 2 क्या कहता है कि राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि ये क्या नहीं करेंगे, जो ये 5 आधार हैं इनके आधार पे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश या उसका प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अब कहाँ कहाँ का प्रवेश है, तो एक तो है किसी दुकान की बात अगर होगी, किसी सार्वजनिक स्थल की बात है, भोजनालय है, होटल है, कोई मनोरंजन का स्थल है, कहीं पार्क है, तो ऐसे किसी भी स्थान पे चाहे राज्य हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ये किसी के साथ क्या नहीं करेंगे, इनका प्रवेश और उसका प्रतिबंध वहां पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 15 के सेकंड में ये लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा और सार्वजनिक कौन सी जगह होती है, इसके अलावा कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, यानी कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर भी क्या नहीं होगा, राज्य और व्यक्ति दोनों इन 5 आधारों पे किसी के प्रवेश और उसका प्रतिबंध वहां पे नहीं लगा सकता है। तो चाहे कोई पानी का स्रोत है, कोई इस प्रकार के सार्वजनिक स्थल है, तो वहां पर ये प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 15 के 2 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 15 के 3 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 15 के 3 में लिखा गया है कि राज्य स्त्री और पुरुषों, ये स्त्री और बच्चों के लिए, यानी कि स्पेशली यहाँ पे स्त्रियों और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, राज्य कोई विशेष प्रावधान उनके लिए बना सकता है, यानी कि कोई विशेष छूट वहाँ पर उनके लिए दे सकता है। तो ये पहले तो ये भेदभाव नहीं करने की बात जैसे लिखी गई है कि जैसे ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उसी के अपवाद के रूप में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 के 3 में कहता है कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य क्या कर सकता है, स्त्रियों व बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, उनको कुछ विशेष छूट वहाँ पे दे सकता है। जैसे आपने देखा होगा किसी अगर गाड़ी वगैरह कहीं उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पर स्त्रियों के लिए या महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें रहती हैं, ऐसे अलग अलग स्थलों पे महिलाओं के लिए कुछ विशेष छूट वहाँ पे रहती है। जबकि शुरू में कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि इनके लिए राज्य क्या कर सकता है, कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 15 के 3 में होगा। अगला इसमें अनुच्छेद 15 के 4 में तो यहाँ पर लिखा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, और इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें एससी और एसटी के लिए, तो यहाँ पर राज्य क्या कर सकता है, कोई विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है। तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी और एसटी वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। और ये बाद में जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये अनुच्छेद 15 का 4 वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 का 5 है, ये भी बाद में जोड़ा गया, ये ना कि ये 15 के 4 के बाद ये बाद में जोड़े जाते हैं। 15 का 5 क्या कहता है, तो ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए पिछड़े वर्गों हेतु प्रावधान। तो यानी कि पिछड़े वर्ग के अगर लोग हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी वर्ग है, तो उनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित सीटों के लिए प्रावधान यहाँ पर ये करता है। उनके लिए आरक्षित पदों का प्रावधान या शैक्षणिक संस्थाओं में उनका जो रजिस्ट्रेशन या नामांकन या जो प्रवेश लेते हैं, तो उसका प्रावधान ये करता है। और ये जोड़ा जाता है किस संशोधन के द्वारा, तो ये 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ये जोड़ा जाता है। ठीक है, और पुनः इसी प्रकार से जो अंतिम वाला 15 के 6 में जोड़ा जाता है, 15 का 16 वाला जो है, 15 का जो 16 वाला है, ये 15 का 6 वाला है जो, तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमी वीकर जो सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो उनके लिए शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, तो शैक्षणिक संस्थाओं में ये आरक्षण का प्रावधान करता है कि 10% जो आरक्षित सीटें होंगी शैक्षणिक संस्थाओं में, तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए वहां पर होंगी। और ये भी बाद में जोड़ा जाता है कौन से संशोधन के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना
103वां जो संविधान संशोधन होता है 2019 के द्वारा, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये प्रावधान यहाँ पे जोड़ा जाता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहाँ पर वो 10% उनके लिए आरक्षित सीटें होंगी। और इसी के तहत आगे चलकर जब हम अनुच्छेद 16 वाला पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में हम उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अनुच्छेद 16 का 6 भी वहाँ पर इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। आर्टिकल 16 का 6 उसके द्वारा ये प्रावधान रहता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो लोग हैं, तो वहाँ पर 10% जो आरक्षित सीटें गवर्नमेंट पोस्टों में होंगी, सरकारी नौकरियों में होंगी या लोक नियोजन के पदों में होंगी, तो वो किसके लिए वहाँ पर होंगी, तो वो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए होंगी। तो यानी कि 103वां जो संविधान संशोधन होता है, इस 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल यहाँ पे जोड़े जाते हैं। तो एक 15 का 6 होता है और दूसरा लोक नियोजन वाला जो हम दूसरा आर्टिकल आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 का 6, तो वहाँ पर ये प्रावधान रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़े हैं ये कुछ आर्टिकल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो ये टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। तो आगे हम जो आर्टिकल 16 है उसको दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।